उत्तम जी, क्या माना जा सकता है कि जिस तरीके से अपर्णा यादव भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गई, उसी तरीके से राज प्रकाश ओमहर जी या फिर ये भी आ सकते हैं शिवपाल यादव? अपर्णा यादव जी की राजनीतिक पृष्ठभूमि पहले से नहीं थी कोई, उनका व्यक्तिगत रूप से उनका राजनीति में या किसी भी तरह से समाज सेवा में कोई बहुत बड़ा योगदान नहीं है। उनकी अपनी कोई व्यक्तिगत पहचान नहीं थी अपर्णा यादव जी की। वे सिर्फ चूँकि एक राजनीतिक प्रभाव वाले परिवार की बहू थी, इसी वजह से उनको जाना जाता था। दोनों में बहुत ज़्यादा फर्क है। ओम प्रकाश राजभर एक बहुत नामी पहचान वाले राजनीतिक नेता हैं। अपने दम पर उन्होंने अपनी व्यक्तिगत शख्सियत उन्होंने अपनी निखारी है और इसलिए उनका एक अलग व्यक्तित्व आता है। वे एक बहुत हद तक एक विचारधारा की लड़ाई लड़ने वाले भी व्यक्ति हैं। तो उनकी किसी भी तरह से अपर्णा यादव जी से ओम प्रकाश राजभर जी की तुलना करना कहीं किसी भी तरह से कुछ मैं ठीक नहीं समझता उसको। तो क्या वजह रही होगी जो एक ही दिन में दोनों को लेटर दे देना और कह देना जो आप स्वतंत्र हैं, आप जा सकते हैं कहीं? नहीं, ये जहाँ तक बात है कि कहीं ना कहीं किसी न किसी कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत आपस में विचारधारा का थोड़ा बहुत फर्क आता है। जब जहाँ पर बहुत कहते हैं कि जहाँ बहुत सारे बर्तन होते हैं वहाँ थोड़े से आवाज़ होती है। तो ये बातें जो इस तरह के नेताओं को, इतने परिपक्व नेताओं को, जो विचारधारा का एक प्रतीक रहे हैं, इस तरह के नेताओं को मीडिया के सामने या पब्लिक के सामने इस तरह के किसी भी तरह के विवादास्पद वक्तव्य नहीं देने चाहिए। उन्हें कोशिश ये करनी चाहिए कि अगर किसी तरह के मतभेद विचारधारा के नहीं है, सभी का कॉमन गोल है, सभी का एक लक्ष्य है कि भारतीय जनता पार्टी को, पूंजीवादी पार्टी को सत्ता से उखाड़ के फेंकना है। इस मामले में सभी के सब एकमत रहे हैं। इसी बात को, इसी मुद्दे को लेकर सबके सब एक ही मंच पर आए थे। अभी भी उनका एकमात्र गोल यही है, लक्ष्य उनका यही है। केवल कार्य प्रणाली का फर्क है, एक्शन टेक किस एक्शन से किस तरह से काम करना है। मतलब मंजिल सबकी एक है, रास्ते अलग अलग हैं। तो रास्ते को भी एक करने के लिए एक ही प्लेटफॉर्म पर बैठ के लोगों को एक मंच पर बैठ के, कहीं कमरे के अंदर बैठ के अपने विवादों को सुलझा लेना चाहिए, बजाय उसके कि कहीं बाहर के मंच पर जनता के बीच में जाके या मीडिया के बीच में जाके इस तरह के विरोधी बयान नहीं देने चाहिए। समझदार और परिपक्व नेताओं की ये निशानी होती है। और संभवतः आगे आने वाले समय में, क्योंकि दोनों का राजनीतिक शत्रु लगभग एक ही है, राजनीतिक लक्ष्य दोनों का एक ही है, सभी लोग राजनीतिक शत्रु के रूप में भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ना चाहते हैं और आगे संभवतः कुछ समय के बाद फिर से एक ही प्लेटफॉर्म पर इकट्ठे होंगे। ये क्या लगता है इस लेटर से कितना नुकसान पहुंच सकता है समाजवादी पार्टी को, अखिलेश यादव? नहीं, लेटर तो देखिए, जहाँ तक कि आज के राजनीतिक नेता हैं, अखिलेश जी याद दिलाते हैं कि पुरानी पीढ़ी के नेताओं की, पंडित जवाहरलाल नेहरू जैसे शालीन नेता थे, पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जैसे शालीन नेता थे, उसी श्रेणी के एक बहुत ही परिपक्व, बड़े शालीन, बड़े संस्कारी नेता अखिलेश जी भी हैं। तो उन्होंने, चूँकि बार बार लोग ये कह रहे थे मीडिया में, एक ऐसा इंप्रेशन जा रहा था, जनता के बीच में ऐसा इंप्रेशन जा रहा था कि उन्होंने किसी तरह का कोई तानाशाही रवैया अपना रखा है। तो उन्होंने केवल सामान्य भाव से एक ये कहने की कोशिश की है कि प्रजातंत्र में सब लोग स्वतंत्र हैं भाई, जिसको किसी को जबरदस्ती किसी को बांध के नहीं रखा गया है, जो जहाँ जाना चाहे जा सकता है। बड़ी शालीन भाषा में उन्होंने ये संदेश देने की कोशिश की है। बस इतनी सी बात है उसमें, कहीं किसी तरह से कोई उसका बहुत बड़ा असर होने वाला नहीं है उसका, क्योंकि वैचारिक रूप से ये सभी लोग एक हैं। अच्छा, थोड़ा यूपी के माहौल पर चर्चा करते हैं। यूपी में कहा जा रहा है जो उत्तर प्रदेश तो उत्तम प्रदेश बन ही चुका है, लेकिन अब वहाँ पर जो है मतलब विकास काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है, एक्सप्रेस वे बन रहा है। क्या कहा आपने? उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश बन चुका है? मैं समझा नहीं, ये बात मुझे ठीक से समझ नहीं आई ये बात, ये क्योंकि मैं उत्तर प्रदेश से ही आता हूँ और मैं तो देखता हूँ यहाँ वहाँ रोज़ खबरें आती हैं व्यभिचार। तो आप अच्छा, आप शायद कहना चाहते हैं कि व्यभिचार के इस देश में और दुर्दशा के इस देश में, जहाँ अपराध निरंतर बढ़ते चले आ रहे हैं, अगर किसी आज प्रधानमंत्री लेवल का व्यक्ति, प्रधानमंत्री स्तर का व्यक्ति जिस हाईवे का आज उद्घाटन करता है और 2 दिन बाद ही वहाँ धंस जाता है, वहाँ गड्ढे हो जाते हैं उसके अंदर, तो शायद आप बताना चाह रहे हैं कि इसे ही आप कहना चाहते हैं कि उत्तम प्रदेश। आपकी परिभाषा, उत्तमता की ये परिभाषा है आपकी कि इतने व्यभिचार के इस प्रदेश में, इतने बर्बादी के इस प्रदेश में इसे उत्तम प्रदेश कहते हैं। तो हो सकता है होता हो, पर मुझे ऐसा लगता है कि शायद हम लोग बर्बादी की तरफ आगे बढ़ रहा है, उत्तर प्रदेश बर्बादी की तरफ बढ़ रहा है। जो कुछ अच्छे काम पीछे हुए थे उस तरफ से भी हम कहीं ना कहीं नकारात्मक दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं अब। अच्छा, आप कह रहे हैं जो मतलब नकारात्मक दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। योगी आदित्यनाथ जी कहते हैं जो उत्तर प्रदेश में जो है बेखौफ गुंडे जो पहले बेखौफ घूमते थे, अब वो बिल्कुल भी कहीं नज़र नहीं आते हैं, तो उनके अंदर अब डर बैठ गया, बुलडोजर का डर। तो कहीं अगर हम अपराध करते हैं तो बुलडोजर, बाबा का बुलडोजर कहीं हमारे घर की तरफ तो नहीं आ रहा है। जी, हो सकता है। देखिए, यहाँ पर मैं शब्दों का खेल, देखिए आप,
बाबा ने हो सकता है बहुत सही कहो कि गुंडे अब दिखाई नहीं देते, लेकिन अपराध बढ़ते चले आ रहे हैं। आप रिकॉर्ड देखेंगे, अगर थानों के रिकॉर्ड अगर निकाल के देखेंगे तो अपराध लगातार बढ़ते चले आ रहे हैं। पहले से अपराधों के प्रतिशत में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। तो शायद वो कहना चाह रहे हैं, इनडायरेक्टली वो कहना चाह रहे हैं, मैं इस पर ये निष्कर्ष निकालता हूँ, अब जो गुंडे पहले वाले थे वो नहीं है अब, पर अब जो अपराध कर रहे हैं तो क्या भारतीय जनता पार्टी के लोग कर रहे हैं इसको? क्योंकि लगातार बलात्कार घटनाएं बढ़ती आ रही हैं, लगातार खून खराबा कत्लेआम की घटनाएं लगातार बढ़ती आ रही हैं, चोरी चकारी लगातार बढ़ती आ रही है, ठगी लगातार बढ़ती आ रही है, और भ्रष्टाचार तो इस चरम सीमा पर पहुंच गया है कि प्रधानमंत्री स्तर का व्यक्ति अगर किसी सड़क का उद्घाटन करता है और 4 दिन में वो सड़क धंस जाती है। एक शमशान बनाते हैं और 2 दिन के अंदर ही शमशान गिर जाता है। इसमें सरकार की क्या गलती है? जो ठेकेदार है उसकी गलती है ना, उस पर तो कार्रवाई की बात तो कर ही रहे हैं सरकार। अपराध के लिए कौन जिम्मेदार होता है? आपने हो सकता है पहले कौन जिम्मेदार था अपराध के लिए? इसके पहले भी सरकारें नहीं हैं, अपराध पहले भी होते रहे हैं। मैं ये नहीं कहता कि पहले अपराध शून्य था, अपराध पहले भी थे, परंतु सरकार ऐसा लगता था कि सरकार उन विक्टिम के जिनके ऊपर अपराध हुआ है जो उनके साथ खड़ी नजर आती थी। अभी ऐसा लगता है, चूंकि आपने शायद अप्रत्यक्ष रूप से जो कहने की कोशिश की है कि योगी जी ने स्वीकार किया है कि अब गुंडे नहीं हैं, अब उनकी भारतीय जनता पार्टी के लोग ही अपराध कर रहे हैं, तो इसीलिए संभवतः सरकार उन अपराधियों के पीछे खड़ी नजर आती है अब, बजाय इसके कि जिसके साथ में अपराध हुआ है, जो विक्टिम हैं उनके साथ खड़ी होने की सरकार खड़ी नजर आती है अब उन अपराधियों के, जो कि संभवतः भारतीय जनता पार्टी के सक्रिय कार्यकर्ता हैं या सक्रिय नेता हैं उनके। अच्छा उत्तम जी, आपसे एक और सवाल है। जिस तरीके से लगातार चुनाव होते हैं या फिर कोई और घटना होती है, लेकिन सबसे ज़्यादा चर्चित रहता है उत्तर प्रदेश, और अभी उत्तर प्रदेश को लेकर जो ये दावा किया जा रहा है उत्तर प्रदेश विकास की तरफ काफ़ी बढ़ रहा है, इसको किस तरीके से आप देखते हैं? उत्तर प्रदेश इस देश के अंदर एक राजनीतिक रूप से एक बहुत बड़ी शक्ति है। इसकी आबादी भी बहुत ज़्यादा है, वोटर्स भी बहुत ज़्यादा हैं, और यहाँ पर लोकसभा की 80 सीट निकल के आती हैं। तो जो उत्तर प्रदेश को जीतता है, लगभग ये माना जाता है कि उत्तर प्रदेश की सड़कों से ही गुजर के दिल्ली की मंजिल तक पहुँच पाते हैं। इसलिए उत्तर प्रदेश का राजनीतिक महत्व तो बहुत ज़्यादा है। रही बात आज उत्तर प्रदेश की जो दुर्दशा हो रही है, उसकी तरफ मैं ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा आपके माध्यम से। जनता को संदेश देना चाहेंगे कि आखिर पुरानी इतनी अच्छी सरकारें थीं जो पुराने इतने अच्छे विकास के कार्य किए थे, आखिर तुलना करते हैं लोग। आगरा से लखनऊ एक एक्सप्रेस वे बना था, जो आज भी जिसके ऊपर के फाइटर प्लेन उतार दिए गए थे। आज इतने स्ट्रेंथ उनकी, इतने अच्छे मजबूत थे वो कि उसके ऊपर फाइटर प्लेन उतार दिए गए थे। आजकल जो एक्सप्रेस वे बन रहे हैं, बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे बना है, उसके ऊपर साइकिल भी धस रही है उसके अंदर। यही जाने जो प्राकृतिक आपदा के चक्कर में वो धस गया है, बारिश नहीं होती तो अभी चलती। हाँ, बढ़िया रहती। बारिश सिर्फ उस सड़क के ऊपर हो रही थी, लखनऊ में आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे है, उसके ऊपर बारिश नहीं होती। फाइटर प्लेन का लोड ले जाती है वो, बहाने पर बहाने चले आ रहे हैं। वास्तव में एक और वजह है, एक कारण मुझे नजर आता है, इसके पीछे तर्क ये नजर आता है क्यों धस गई सड़क। वास्तव में हर जगह कमल खिलाना है, तो क्या है, हाईवे के ऊपर भी अब कमल खिलाना है। तो जब गड्ढे होंगे उनमें पानी भरेगा, झीलें बनेंगी वहाँ, तभी तो कमल खिलेगा। तो ये जानबूझ के शायद इनके डिज़ाइन में ही ये व्यवस्था है, सड़कों के डिज़ाइन में ही ये व्यवस्था करके रखी है इन्होंने कि यहाँ पानी भरेगा, गड्ढे होंगे तो पानी भरेगा तो कमल खिलेगा, कीचड़ जहाँ कीचड़ होगा वहीं कमल खिलेगा। तो ये भविष्य में सारे उत्तर प्रदेश को इसी तरह के गड्ढों में तब्दील करने वाले हैं। गड्ढे जब बनेंगे तभी जाके वहाँ कमल खिलेगा। संभवतः सरकार की यही दिशा निर्देश है और यही उनका लक्ष्य भी है।